हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको अमेजॉन की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। तो आप नोटिस करोगे कि मैं आईफोन 14 256 GB रेड प्रोडक्ट अगर खरीदूँ तो मुझे वो पड़ेगा करीब करीब 76,000 रुपीज़ का। लेकिन आप ये एक्सरसाइज करना, आप अमेजॉन अकाउंट अपना खोल के देखना, उसमें आप टाइप करना एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट, आपको वो फोन मिलेगा करीब करीब 90,000 रुपए का। तो आप पूछोगे कि अक्षत ऐसा क्यों, आपको सस्ता फोन क्यों मिल रहा है, हमें तो बहुत महंगा मिल रहा है। क्या जेफ बेजोस आपके ताऊजी हैं इसलिए आपको सस्ता फोन मिल रहा है? तो उसका आंसर है नहीं। ऐसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मुझे जो प्राइस कोट करी गई है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी करी गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैं एक बिजनेस रन करता हूँ, मेरे लिए बिजनेस एक एसेट है एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं अमेजॉन पे खरीदता हूँ, अगर मेरा उसका बिजनेस यूज निकलता है तो मुझे उस पर जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिलता है। इसलिए मेरे लिए आईफोन करीब करीब 18% सस्ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ ऐसे 10 एसेट्स की लिस्ट शेयर करना चाहता हूं जिसको अगर आप क्रिएट कर लो तो आपका काफी फायदा होगा। यूजुअली आपने इस तरीके के वीडियोस काफी देखे होंगे यूट्यूब पे, जिसपे लोग आपको एसेट की लिस्ट तो दे देते हैं लेकिन उससे रिलेटेड ये नहीं बताते कि अगर आपको इस एसेट से 10,000 रुपए जनरेट करने हैं मंथली तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा या कितनी मेहनत लगेगी। तो मैं उस मुद्दे पे भी चर्चा करूंगा और बहुत ही सिंपल पॉइंट वाइज चर्चा होगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो कृपया करके लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आप लोगों के प्यार की वजह से ये चैनल करीब करीब 100,000 पे पहुंचने वाला है बहुत ही जल्द। हो सकता है इसी वीडियो के थ्रू पहुंच जाए, तो कृपया करके शेयर करें। तो चलिए लिस्ट ऑफ एसेट्स के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं एंड सबसे पहला आता है बिजनेस एसेट। तो बिजनेस एसेट दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। सबसे पहला फॉर्म हो सकता है फिजिकल बिजनेसेस और सेकंड हो सकता है डिजिटल बिजनेसेस। फिजिकल बिजनेसेस जैसे कि हमारी पुरानी जनरेशंस करा करती थी, जैसे हम में से कई सारे पेरेंट्स के पास किसी तरीके की दुकान होगी, हो सकता है उसमें वो कोई बिजनेस रन करते हो। सिमिलरली हमारे दादाजी नानाजी भी किसी तरीके का फिजिकल बिजनेस ही करते होंगे, क्योंकि सन 2000 के बाद इंटरनेट का चलन आया और तब लोगों ने डिजिटल बिजनेसेस क्रिएट करने शुरू कर दिए। अब आपको समझने वाली बात यह है कि पुराने जमाने में बिजनेस को स्टार्ट करना काफी डिफिकल्ट होता था, बहुत सारा पैसा लगता था, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स लगते थे, बहुत सारी मगजमारी होती थी। आजकल डिजिटल बिजनेस बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है। आगे मैं वीडियो पे थोड़ी और चर्चा करूंगा कि आप कैसे डिजिटल बिजनेसेस बना सकते हैं, उसका एब्सोल्यूट स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है। लेकिन पहला की पॉइंट जो आपको समझना है वो ये समझना है कि आजकल बिजनेस बनाना टफ इसलिए नहीं है क्योंकि आप डिजिटल टाइप के बिजनेस आराम से बना सकते हो। अब सवाल ये आता है कि आपको डिजिटल टाइप के बिजनेस बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, क्या फायदे नुकसान है? तो बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था आईफोन के, जिसमें आपको मिलती है क्या, जीएसटी रिबेट। तो यहाँ पे आपका फायदा होता है। आप इसको इस चीज से समझ सकते हैं कि अगर आप नॉर्मली अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और आप जाके आईफोन खरीदते हो तो आपको जीएसटी उस पर पे करना पड़ता है। आप उस पर जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप बिजनेस रन करते हो तो आप काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आप जीएसटी का इनपुट क्रेडिट ले सकते हो। दूसरी चीज बिजनेस में होता यह है कि कई तरीके के खर्चे आप एक्सपेंस आउट कर सकते हो। अब एक्सपेंस आउट करने का फायदा क्या होता है, एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। तो मान लीजिए आपको एक गाड़ी खरीदनी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा गाड़ी खरीदने का, कि आपके पास पैसे होने चाहिए। अज्यूम करते हैं हम 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपके सेविंग्स अकाउंट में जो 10 लाख रुपए आए हैं वो किस तरीके की इनकम है, उस पे आप ऑलरेडी अपना टीडीएस कटवा चुके हो, उस पे आप इनकम टैक्स और दुनिया भर के टैक्स भी दे चुके होगे। तो ये क्या हो गया, आप अपनी सेविंग्स से पैसा स्पेंड कर रहे हो और इन सब खर्चे को आप बैठाओ तो करीब करीब आपका ये खर्चा 20-30% भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो आप काफी सारी चीजें एक्सपेंस की तरह पे दिखा सकते हो, तो उससे होता ही है कि आपके अगले साल की जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ये दो मुख्य एडवांटेजेस हैं एक बिजनेस रन करने के। तो आप हमेशा सोचें कि आप बिजनेस कैसे बना सकते हो। अब नेचुरल सवाल ये आता है कि यार बिजनेस बनाने के लिए तो मुझे बहुत टाइम चाहिए, बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत स्किल्स चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं एंड यहां पे मैं इलस्ट्रेट करूंगा पावर ऑफ स्मॉल थिंकिंग। स्मॉल थिंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपको महीने का 10,000 रुपए बिजनेस करके कमाना है। यहाँ पे हम टाटा बिरला अंबानी अदानी टाइप के बिजनेस नहीं स्टैब्लिश करना चाहते, हम बेसिक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं बिजनेस इनकम के फॉर्म में। तो आपने मन बनाया कि यार मैं तो 10,000 रुपए महीना कमाना चाहता हूं एक साइड बिजनेस से। तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस आपका ये होना चाहिए कि क्या आप ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हो जिसमें आप 100 क्वांटिटी बेच लो महीने की 100 रुपए के प्राइस पे, या फिर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच लो जो आप 1,000 रुपए पे बेच दो और सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स बेच पाओ, या फिर आप क्या ऐसा प्रोडक्ट बेच सकते हो कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचो लेकिन उसकी प्राइस 10,000 पे बेच पाओ। अब ये तीनों ऑप्शन एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन स्किन्स आप बेच सकते हो, आप एक सिंपल सी डिजिटल ई बुक
बुक लिख के बेच सकते हो, आप कोई किताब बेच सकते हो, आप कोई डिजिटल कोर्स बेच सकते हो। ऑप्शंस लिमिटलेस हैं। मैं आपको इनिशियल थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, ये एकदम रिफाइंड आंसर नहीं है कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है इस वीडियो का, लेकिन हो सकता है इतनी छोटी सी चर्चा से आपका दिमाग थोड़ा सा चलने लगे कि आप किस डायरेक्शन में सोचना है। अगर आपका काफी इंटरेस्ट रहा कि किस तरीके के बिजनेसेस बनाने चाहिए वगैरह वगैरह, तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूं। अब सेकंड एसेट जो आपको अच्छा मोटा पैसा बना के दे सकता है वो है रियल एस्टेट। ये एक तरीके का टैंजिबल एसेट है। टैंजिबल एसेट का मतलब कि आप इसको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो रियल एस्टेट प्रोबेबली दुनिया का सबसे पुराना एसेट है। एंड यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है और बहुत मजेदार सा कोट है। वो कोट कहता है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोट है और बहुत ही लॉजिकल सा कोट है। अब समस्या ये आती है कि जब हम रियल एस्टेट में निवेश करने जाते हैं तो हम अलग अलग तरीके के रियल एस्टेट के बारे में सोचने लग जाते हैं कि यार हम फ्लैट खरीद लेते हैं, उसमें बहुत अच्छा रिटर्न बन जाएगा, हम रीट्स खरीद लेते हैं क्योंकि 500 रुपए में निवेश हो जाएगा। ये सब मत करिएगा, आप अपना इन्वेस्टमेंट बेसिक रखने की कोशिश करें। मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में कि पहली चीज, जो जमीन होती है वो फाइनाइट होती है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप अच्छी जमीन खरीदिए, उसमें रिटर्न्स अच्छे मिलने की ज्यादा संभावना होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, तो आपको अगर मौका मिले तो आप कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदिएगा, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मत खरीदिएगा। अब मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं, मैं आपको एक छोटे से यील्ड के एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको बात ज्यादा क्लियर होगी। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं यील्ड के बारे में। इमेजिन करिए कि आपने ये घर खरीदा, अब आपको इस घर से रिटर्न कैसे मिलेगा। पहली चीज तो हो सकती है कि आपको रेंटल यील्ड मिले, कि आपने ये घर को खरीदा, आपने किराएदार को किराए पे दे दिया एंड उससे आपके पास कुछ पैसा आने लगा, तो वो क्या हो गया, वो हो गई रेंटल यील्ड। और दूसरी तरीके से आपको इस घर से रिटर्न कब मिलेगा, वो तब मिलेगा कि मान लीजिए आपने 2022 में खरीदा, 2032 में आज से 10 साल बाद आपने घर को बेच दिया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएशन हुआ। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन यील्ड हो गई। तो आपकी टोटल यील्ड कितनी हो गई, आपकी टोटल यील्ड हो गई रेंटल यील्ड प्लस प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको फॉर्मूला क्लियर है। अब देखा यह गया है कि अगर आप फ्लैट खरीद लेते हो तो उसमें रेंटल यील्ड निकल के आती है 2 से 3%। अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो उसमें रेंटल यील्ड निकल के आती है 3 से 4%। अब अप्रिसिएशन तो बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करती है कि आपकी लोकेशन क्या है, उस एरिया में ग्रोथ कैसी हुई, किस सिटी में आपने लिया है वगैरह वगैरह। तो अप्रिसिएशन तो फ्लैट में भी आ सकता है और कमर्शियल रियल एस्टेट में भी आ सकता है। लेकिन अगर आपको इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पिक करना हो तो बिकॉज ऑफ रेंटल यील्ड आपको कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदनी चाहिए। अब फाइनली समझते हैं कि अगर आपको महीने के 10,000 रुपए बनाने हो रियल एस्टेट से तो आपको कितने का निवेश करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पे आपके पास सवाल आ रहा होगा कि यार मुझे तो रियल एस्टेट में करोड़ों रुपए लगाने होंगे अगर मुझे महीने के 10,000 रुपए कमाने हैं, तो क्या ये चीज सही है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। ये चीज गलत है, आपको इतना पैसा नहीं लगाना। और ये चीज आप फिर इस फॉर्मूले से समझ सकते हो। तो इमेजिन करिए कि आपने 18 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। अब यूजुअल 3% के आसपास तो आपको रेंटल यील्ड मिल जाएगी और 2 से 3% तो करीब करीब अप्रिसिएशन हो जाएगा। तो अगर आपका टोटल 6% रिटर्न बनता है इस 18 लाख का साल का, तो आपका टोटल रिटर्न कितना बना? तो आपका करीब करीब रिटर्न बन गया 1.1 लाख, जो करीब करीब 10,000 रुपए महीने के आसपास आता है। अब इसमें टैक्स लग जाएगा, दुनिया भर की चीजें हो जाएंगी, मेंटेनेंस कॉस्ट लग जाएगी। हाँ, यहाँ पे मैं आपको मोटी मोटी मैथ बता रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है कि आपको करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी तभी आप एक इनकम स्ट्रीम बना सकते हो। आप छोटी प्रॉपर्टी खरीद के भी 18 से 20 या 25 लाख की भी तो भी इनकम स्ट्रीम बना सकते हो, उस पे भी आप रेंटल इनकम बना सकते हो। अब आपका नेचुरल सवाल आएगा कि यार 18 लाख रुपए बहुत होते हैं, मैं कैसे प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं? तो यहां पे आपको डेट लेने का गेम समझ में आना चाहिए। अब होता ही है कि आप किसी भी तरीके की अगर प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो उस पे आपको 20% के आसपास डाउन पेमेंट देना पड़ता है और 80% पैसा आपको ब्याज पे मिल जाता है, प्रोवाइडेड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रही हो। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको 20 लाख जमा होने चाहिए खाते में तभी आप खरीद सकते हो। तो रियल एस्टेट एक ऐसा इनकम स्ट्रीम है जिसके बारे में अगर आप पढ़ोगे, समझोगे, थोड़ी सी और रिसर्च करोगे तो इसमें आप पैसा निवेश कर सकते हो। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मेरी तरफ से पुश नहीं है कि आप रियल एस्टेट में जाके निवेश करो, क्योंकि ये डेंजरस गेम है, इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने 1 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में डाल दिए, सारा का सारा पोर्टफोलियो आपका रियल एस्टेट में है, आपको एकदम से पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप क्या करोगे? हो सकता है आपकी रियल एस्टेट बिके ना बहुत इजीली। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कृपया करके थोड़ी और रिसर्च करिएगा। यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप जाके देख सकते हैं, थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में रिसर्च जरूर करिएगा। ये एक अच्छा इनकम स्ट्रीम आपके लिए बन सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे एसेट की तरफ। तो तीसरा एसेट होता है पेपर एसेट। पेपर एसेट जिसको आप फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने आईटीसी का स्टॉक खरीद लिया,
आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है, आप सिर्फ देख सकते हो, उसे निहार सकते हो, लेकिन आप उसको छू महसूस नहीं कर सकते। वो हो गया एक तरीके का पेपर एसेट। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज, आप उसको छू फील नहीं कर सकते। सिमिलरली हो गए म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स, तो ये सारे हो गए पेपर एसेट्स। अब इसके बारे में तो मैं बहुत चर्चा ऑलरेडी करता रहता हूं, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ कुछ मुख्य बातें आपके साथ शेयर करूंगा फॉर दीज पेपर एसेट्स एज एन एसेट क्लास। अब इन पेपर एसेट्स के बारे में आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें जाननी है। सबसे पहली बात ये कि जीडीपी जो होती है देश की और जो इंडेक्स फंड का रिलेशनशिप होता है वो काफी एक दूसरे से लिंक्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर भारत की जीडीपी ऐसे बढ़ेगी तो इंडेक्स फंड्स भी ऐसे बढ़ेंगे। ऐसा होता क्यों है? जीडीपी बनती किससे है? जीडीपी बनती है भारतीय कंपनियों से। अब भारतीय कंपनियों में अगर आप निवेश कर दोगे और वो बढ़ गई तभी जाके तो जीडीपी बढ़ेगी। तो देयरफॉर अगर आपको बिलीफ है कि भाई जीडीपी बढ़ेगी भारत की, तो आप जाके सिंपल सा इंडेक्स फंड्स में निवेश कर दो या फिर कुछ अच्छी चुनिंदा कंपनियों में जाके निवेश कर दो, आपका पैसा भी जीडीपी के साथ साथ बढ़ता जाएगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है जीडीपी और इंडेक्स फंड में। सिमिलरली अगर आप अच्छी कंपनियों में निवेश कर लोगे, अच्छी स्टॉक पिकिंग कर लोगे, तो आपका रिटर्न ज्यादा बन जाएगा कंपेयर टू इंडेक्स फंड। लेकिन अगर आपको स्टॉक पिकिंग नहीं आती तो आप कृपया करके म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के थ्रू निवेश करते रहो और जीडीपी ग्रोथ का फायदा उठाते रहो। अब दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अच्छा चलो यार, मैं निवेश तो कर देता हूं, मैं कितना रिटर्न जनरली बना सकता हूं स्टॉक इन्वेस्टिंग से। तो देखा यह गया है कि जो निफ्टी का एवरेज रिटर्न है पिछले 20 सालों का, वो करीब करीब निकल के आता है 12.2%। तो अगर आपको 10,000 रुपए महीने के कमाने हैं स्टॉक मार्केट से, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो साइज कितना होना चाहिए? करीब करीब 10 से 12 लाख के बीच में होना चाहिए। आपको 10 लाख रुपए भी रिटर्न मिल जाए तो आपका रिटर्न कितना बन गया? 1.2। अगेन आप कमेंट में शुरू मत हो जाना कि यार सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, ये फलाना ढीम का टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है। वो तो लगेगा ही, टैक्स आप बचा नहीं सकते। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप 10,000 रुपए महीना इस एसेट क्लास के थ्रू कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते। और इक्विटीज, म्यूचुअल फंड मार्केट, क्रिप्टोज के थ्रू आप कमा सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो। अब फाइनल पॉइंट जो आपको समझना है वो आपको समझना है रिस्क और वॉलेटिलिटी की। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोग क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करते हैं और उनको अगले दिन से 50% का रिटर्न चाहिए होता है। नहीं होता, उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है, इसलिए तो रिटर्न भी ज्यादा है। ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप ये एक्सपेक्ट करने लग जाओ कि आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर आज खरीदा 2500 रुपए में और वो अगले 6 महीने में हो गया 5,000 रुपए का, तो 100% ग्रोथ हो गई। आपकी 100% ग्रोथ एचयूएल के स्टॉक में हो जाएगी अगले 6 महीने में? आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। वो नहीं होगी, क्योंकि एचयूएल एक स्टेबल कंपनी है, वो काफी बड़ी कंपनी है, उसमें वॉलेटिलिटी कम है। तो कृपया करके अपना रिस्क असेसमेंट करें, अपना वॉलेटिलिटी असेसमेंट करें, अपना थोड़ा टाइम फ्रेम बैठाएं स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में, एंड तभी आप इस एसेट क्लास से अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। अगेन मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है कि मैं आपको पुश नहीं कर रहा कि आप इक्विटीज में डालो, रियल एस्टेट में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो या क्रिप्टोज में डालो। वो रिसर्च आपको करनी है, मैं आपकी मदद जरूर कर दूंगा इन सारे एसेट क्लास का रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन समझने में। अब बढ़ते हैं चौथे एसेट की तरफ, जिसको मैं बोलता हूं फिक्स्ड डिपॉजिट और कैश। फिक्स्ड डिपॉजिट और कैश हर कोई समझता है कि उसका मीनिंग क्या होता है, हर कोई फिक्स्ड डिपॉजिट करता भी है। अब सवाल ये आता है कि यार आपको फिक्स्ड डिपॉजिट करना भी चाहिए, कब करना चाहिए, इसको आप एसेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन आपका पैसा खा जाएगा, तो ये एसेट कैसा हुआ? एक्चुअली ये एसेट इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट होता है या आपके पास कैश होता है तो आप अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हो। इसके बारे में मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था तो मेरे पास काफी सारा कैश था, मैंने उसको डिप्लॉय कर दिया मार्केट में और बहुत पैसा कमाया। अब मेरा रिटर्न बना क्यों था? क्योंकि मेरे पास कैश था। सिमिलरली मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने 10 से 15% पैसा मैं लिक्विड रखूं, अपॉर्चुनिटीज खोजता रहूं। अगर मुझे अच्छा रियल एस्टेट मिलता है, कोई अपॉर्चुनिस्टिक रियल एस्टेट, तो मैं उसमें जाके निवेश कर देता हूं। सिमिलरली अगर मुझे स्टॉक मार्केट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि मेरे पास फिक्स्ड डिपॉजिट या कैश एसेट्स हैं, इसलिए मैं उनको जाके स्टॉक मार्केट में भी डिप्लॉय कर देता हूं। इसलिए मेरा पर्सपेक्टिव ये रहता है कि आपको ऑलमोस्ट 80-90% मैक्स इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आपको अपना 10% निवेश का पैसा अच्छी अपॉर्चुनिस्टिक चीजों में लगा देना चाहिए। अब पांचवा एसेट आता है कमोडिटीज। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सारी चीजें हो गई कमोडिटीज। अब नेचुरल सवाल आता है कि आपको कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसका जवाब हाँ या ना है, बिकॉज कमोडिटीज का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है। वो पर्पस है वेल्थ प्रिजर्वेशन का। फॉर एग्जांपल, हमने रियल एस्टेट के बारे में पहले बात करी, तो रियल एस्टेट क्या है? वो एक तरीके का वेल्थ प्रिजर्वेशन एसेट है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास सन 2000 में एक जमीन थी और उस जमीन को बेच के आप 10 मर्सिडीज खरीद सकते थे। आज अगर 2022 में आप वही जमीन जाके बेचोगे तो क्या आप उससे 10 मर्सिडीज खरीद सकते हो? तो जवाब आता है हाँ, आप उससे खरीद सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो लैंड या रियल एस्टेट है वो आपकी वेल्थ को प्रिजर्व करता है। सिमिलरली जो गोल्ड होता है या सिल्वर होता है वो भी आपकी वेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब समस्या ये हो जाती है कि लोग जो होते हैं वो सिर्फ वेल्थ प्रिजर्वेशन के पीछे भागते रहते हैं। वो गोल्ड में भी लगा देंगे, सिल्वर में भी लगा देंगे, रियल एस्टेट में भी लगा देंगे,
वो ग्रोथ एसेट्स में नहीं लगाते। ग्रोथ एसेट्स का मतलब हो गया जैसे पेपर एसेट्स, जैसे कि अगर आप स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे आपका पैसा 10-12% से ग्रो करता है। लेकिन जो वेल्थ प्रिजर्वेशन एसेट्स होते हैं इनकी ग्रोथ साइकिल बहुत लंबी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोल्ड की साइकिल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 10-10 सालों तक गोल्ड की प्राइस ऑलमोस्ट स्टैग्नेट होती है, कुछ नहीं होता, फिर एकदम से मूवमेंट आता है, फिर अगले 2 सालों तक कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप पेपर एसेट से कंपेयर करोगे तो आपने हमेशा देखा होगा कि अगर आप 3 साल की विंडो ले लो स्टॉक मार्केट में तो आपको ऑलमोस्ट सर्टेनिटी से रिटर्न मिलेगा। तो अब नेचुरल सवाल आता है कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आप पे निर्भर करता है कि आप अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करना चाहते हो कि ग्रो करना चाहते हो। दोनों चीजों के अपने अपने महत्व हैं। तो अभी तक के एसेट्स के बारे में तो आपने कई सारे लोगों से सुना होगा। अब मैं कुछ अनकॉमन एसेट्स के बारे में बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एसेट की डेफिनेशन क्लैरिफाई कर दूं जो रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से आती है, जिससे कि ये जो आने वाले कॉम्प्लेक्स एसेट्स हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा ज्यादा समझ पाओ। तो एसेट की डेफिनेशन जो रॉबर्ट कियोसाकी ने बताई थी वो सिंपल सी ये बताई थी कि एसेट एक ऐसी चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा कमा के डाले। जो हमने पहले 5 एसेट्स की बात करी वो आपको कैश फ्लो दे रहे हैं, वो आपको पैसा कमा के दे रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपना कैश सेविंग्स अकाउंट में भी डाल के छोड़ दो तो भी वो आपको 2% का रिटर्न कमा के देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एसेट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? लायबिलिटी एक ऐसी चीज है जो आपका पैसा आपकी जेब से विड्रॉ करे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर खरीद लो और उसमें खुद रहने लग जाओ और उस पर ईएमआई पे करो तो क्या वो एसेट है या लायबिलिटी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आजकल एक मॉडर्न डे एसेट चल रहा है जिसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांड। तो फॉर एग्जांपल लोग मुझे कई बार इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि अक्षत आप लिंक्डइन पे भी हो, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आप ट्विटर पे भी हो, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपका इंग्लिश चैनल भी है, हिंदी चैनल भी है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो क्या आप अपनी पर्सनल ब्रांड बना रहे हो? तो मैंने भी सोचा कि हाँ यार, लोगों का बहुत प्यार मिला और पर्सनल ब्रांड बनती चली गई। ऐसा नहीं था कि मैं किसी पर्सनल ब्रांड बनाने के ऑब्जेक्टिव से सोशल मीडिया पे आया था, धीरे धीरे पर्सनल ब्रांड बनती चली गई। लेकिन जब मैंने रिफ्लेक्ट करके पीछे देखा और मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी कि यार पर्सनल ब्रांड एक एसेट होता है, तो जवाब आता है हाँ बिल्कुल, पर्सनल ब्रांड एक एसेट होता है। तो पर्सनल ब्रांड एक मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट बन चुका है एंड अगर आप इसका एनालिसिस करो तो आपको बहुत जल्द एक बात समझ में आ जाएगी कि बहुत सारे सीईओज हैं वो लिंक्डइन पे लिख रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब वो अपना पहला बिजनेस बनाते हैं, अब मान लीजिए वो बिजनेस नहीं चला, उनको वाइंड अप करना पड़ा, लेकिन लोग पर्सनली उनको जानते हैं, तो वो जब अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें उनको काफी मदद मिलेगी। इसका एक क्लासिक केस इन पॉइंट है कुणाल शाह के बारे में। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स बिल्ड करे एंड उनका लेटेस्ट वेंचर है क्रेड, एंड उन्होंने जब क्रेड के लिए पैसा रेज करना शुरू करा तो उनको फंडिंग मिलना बहुत आसान हो गया। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांड। अब आप पूछोगे कि यार इससे मुझ जैसे आम आदमी पे क्या फर्क पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा लिंक्डइन पे लिखो या फिर किसी तरीके की किताबें लिखो या फिर किसी अखबार के लिए कुछ लिखो, तो इससे होता क्या है कि आपके ऑफिस के बाहर के लोग आपको जानेंगे। आप एक पेप्सी के एम्प्लॉय या आईटीसी के एम्प्लॉय के नाम से नहीं जाने जाओगे, आप अपनी एक खुद की ब्रांड से जाने जाओगे। इससे आपको बिजनेस स्टार्ट करने में, नए कनेक्शंस बनाने में, इंडस्ट्री अथॉरिटी फिगर बनने में बहुत मदद मिलती है। तो क्या आप पर्सनल ब्रांडिंग यूज करके 10,000 रुपए महीना कमा सकते हो? हाँ, लोग लाखों करोड़ों भी कमाते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको कोई मैथ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू 10,000 रुपए महीना आराम से कमा सकते। अब सातवां एसेट आता है जिसको मैं बोलता हूँ पैसिव इनकम एसेट। पैसिव इनकम एसेट का मतलब कि इसमें आपको कोई एक्टिव टाइम नहीं लगाना, आपने एक बार एसेट बना के छोड़ दिया, वो आपको पैसे बना के देता रहेगा। अब आजकल इस तरीके के एसेट्स बनाना बहुत ईजी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच सकते हो कि आप एक डिजिटल बुक लिख दो, आप यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप एक तरीके का डिजिटल रियल एस्टेट बना के इंटरनेट पे छोड़ सकते हो और वो आपको पैसे बना के दे सकता है। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत मजेदार चीज है, ये तो मैं बहुत आराम से कर लूंगा। नहीं, इसमें होता क्या है कि इसमें एक हॉकी कर्व डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज आती है। अब हॉकी कर्व डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि आप बहुत सारी मेहनत करोगे, आप 50-60 यूट्यूब वीडियो डालोगे, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, और फिर एकदम से क्या होगा कि एकदम से आपकी ग्रोथ होगी। अब इसमें समस्या क्या होती है कि लोग इतना एफर्ट डाल नहीं पाते, तो 1-2 साल लोगों ने मेहनत करी, यूट्यूब पे वीडियो डाले, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला तो लोग छोड़ जाएंगे। तो इसलिए ये हॉकी कर्व अडॉप्शन नहीं हो पाता एंड बहुत सारे लोग डिजिटल बिजनेसेस या फिर इस तरीके के पैसिव इनकम स्ट्रीम्स जनरेट नहीं कर पाते। यहाँ पे मेरी तरफ से आपके लिए नंबर 1 टिप ये रहेगी कि आप ऐसी चीजों के साथ पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाने की कोशिश करें जो आपके लिए एक हॉबी है एंड जिसके बारे में आपको मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको टेक का बहुत शौक है, आप नई नई चीजों का रिव्यू करते हो, तो आप एक छोटा सा ब्लॉग बना के डाल दो, उसमें आप लिखते रहो, आप 1-1 मिनट के वीडियो डालना शुरू करो सिर्फ अपने खुद के मजे के लिए। तो अगर आप खुद के लिए करोगे ये चीजें तो आपके लिए इस तरीके के पैसिव इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक बहुत इनिशियल लंबी जर्नी होती है जहां पे आपको बहुत टाइम तक रिजल्ट नहीं मिलता। अब आप नेचुरली बोलोगे कि यार अब इतना सिरदर्द कौन पाले, आप तो मेरे को ऐसी चीज बताओ कि कल से मैंने अपना टाइम लगाना शुरू किया,
मुझे चाहिए पैसे। तो इसको बोलते हैं हम टाइम एसेट। टाइम एसेट एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए आप मंडे टू फ्राइडे अपनी नौकरी में रहते हो, आप 9 to 5 ऑफिस जॉब करते हो, अब घर आते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो, सो जाते हो, अगले दिन उठ के फिर से ऑफिस दौड़ लगाते हो। आपके पास सैटरडे संडे को क्या है? सैटरडे संडे को आपके पास टाइम एसेट है। आप उस टाइम को ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे फ्रीलांसर्स हायर करता हूँ, मैं वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता हूँ जो मेरे वीडियो सुन के अच्छे पॉइंट्स निकाल के उसको लिख सकते हैं, उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं हायर करता रहता हूँ। अब इसमें आप पैसा कितना कमा सकते हो? क्या आप 10,000 रुपए कमा सकते हो? तो यहाँ पे रेट चलता है करीब करीब 200 से 500 रुपए पर आइटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लिंक्डइन स्लाइडर बनाओ या ट्विटर थ्रेड बनाओ तो उसमें आपको 200 से 500 रुपए मिल जाता है। एंड उसमें आपको टाइम कितना लगता है? एक वीडियो देखो, उसमें से रीस्ट्रक्चरिंग करो, तो करीब करीब ये रेट पड़ जाता है घर से बैठे बैठे 200 से 500 रुपए, जो एक अच्छी डील है और आप आराम से 10,000 रुपए महीना घर से कमा सकते हो। तो अब फाइनल दो एसेट्स की तरफ बढ़ते हैं और अगला एसेट है लेवरेज एसेट्स। सो लेवरेज एसेट्स का मतलब कि आप किसी तरीके का उधार लेके अगर रिटर्न जनरेट कर पाओ तो आप क्या कर रहे हो? आप एक लेवरेज्ड एसेट बना रहे हो। अब ये थोड़ा सा डेंजरस चीज है, तो मैं आपको दो एग्जांपल से बताता हूं। तो सबसे पहली चीज, मान लीजिए अगर आप रियल एस्टेट लेने के लिए उधार ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप रियल एस्टेट खरीद रहे हो लेवरेज पे। तो इसमें कोई समस्या नहीं है एज लॉन्ग एज आप रियल एस्टेट का गेम समझ, आप खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपको उस इंडस्ट्री की समझ है। तो इस तरीके की चीजों में अगर आपने लेवरेज ले रखी है तो कोई समस्या नहीं है। ऑन द फ्लिप साइड, कई लोग लेवरेज ले लेते हैं स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए या फिर गोवा में कसिनो में खेलने के लिए। तो ये चीज हो जाती है गलत। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है वॉलेटिलिटी का। वॉलेटिलिटी का मतलब, अगर आप रियल एस्टेट देखोगे तो उसका रिटर्न ऐसे मूव करेगा, धीरे धीरे करके। अब स्टॉक में कैसा मूव करेगा? स्टॉक में हो सकता है एकदम ऐसे भी चला जाए, हो सकता है ऐसा भी आ जाए। अगर बढ़ गया, आपने लेवरेज ले रखी है तो आपके तो मजे हो गए। वर्स्ट केस सिनेरियो अज्यूम करके चला करो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि अगर पैसा गया तो वो आपकी फाइनेंशियल वेलबींग रूइन कर देगी। तो हमेशा ऐसे एसेट में लेवरेज लेके काम करें जिसमें वॉलेटिलिटी कम है और वेल्थ प्रिजर्वेशन की संभावना काफी ज्यादा। अब फाइनल एसेट आता है नेटवर्क। तो नेटवर्क का मतलब क्या? कि आपके कनेक्शंस कितने हैं, आप कितने लोगों को जानते हो, कितना लोग आपको जानते हैं। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि लोग हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग करने, जिससे कि उनके बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन पाए, उनके दोस्त उनकी आगे चल के मदद कर पाए। ये मदद होती कैसे एग्जैक्टली? ये मदद इस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंसियाड गया था जो दुनिया के टॉप मोस्ट बिजनेस स्कूल्स में आता है। तो अगर मुझे किसी भी देश में नौकरी चाहिए, इंसियाड का एलुमनाई नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो मुझे अपने कुछ दोस्तों को लिखना पड़ेगा, अपना रेज्यूमे इंटरनली फॉरवर्ड कराना पड़ेगा और हो सकता है मुझे वो नौकरी मिल जाए। तो नेटवर्क इज ट्रूली योर नेटवर्क। अब आप नेचुरली सवाल करोगे कि यार हमें तो बिजनेस स्कूल जाना नहीं है, तो हम अपना नेटवर्क कैसे बनाएं? अब नेटवर्क का मतलब ये नहीं होता कि आपको टॉप सीईओज के साथ जाके ही नेटवर्किंग करनी है। आप नेटवर्क आसपास के लोगों के साथ बनाओ, आप नेटवर्क अपने मोहल्ले में बनाओ, आप नेटवर्क अपने स्कूल के दोस्तों के साथ बनाओ, आप नेटवर्क अपने अंडरग्रेड कॉलेज के दोस्तों के साथ बनाओ। अगर आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करोगे, उनकी मदद करोगे, जेन्युइनली एक अच्छे इंसान होगे, तो लोग आगे चल के आपकी भी मदद करेंगे। तो यही होता है सिंपल नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट। तो आप हमेशा अपना नेटवर्क एक्सपैंड करते रहो और जितने भी एसेट क्लासेस के बारे में मैंने आज चर्चा करी, एंड उसमें कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एसेट क्लासेस में एक्टिव रहें। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा एंड मैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में मिलता हूं।